यहाँ पर अब कॉर्पोरेट कनेक्शन में जो है हम आपको मिलाएंगे हमारे आज के मैनेजमेंट से और विस्तार से जो है हम बात करेंगे। आज हम रेमंड से बात करेंगे और किस तरह से कंपनी जो है आगे बढ़ रही है, फेस्टिवल सीज़न को लेकर कंपनी की क्या तैयारियां हैं और आने वाली तिमाहियों में जो है कंपनी कितने स्टोर्स खोलने की तैयारी कर रही है, किस तरह से प्रोडक्ट ग्रोथ अपनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर बात होने वाली है। और अब मेरे साथ जुड़ गए हैं अमित अग्रवाल, ग्रुप CFO रेमंड। अमित, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। तो चलिए, ग्रोथ को लेकर हम सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन जो भी एनालिस्ट की रिपोर्ट आ रही है, जहाँ यहाँ पर दर्शकों को भी बताना ज़रूरी होगा कि अगर हम MOSL की बात करें, जेफरीज की बात करें और इनको लेकर जो इन्होंने रिपोर्ट बताई है, कवरेज जो है वो शुरू कर दी है और जेफरीज लगभग लक्ष्य 2600 के आसपास का बता रहा है। और हालांकि कुछ चिंताएं हैं कर से जुड़ी हुई, और इसके अलावा अगर हम MOSL देखें तो इन्होंने भी कवरेज शुरू की है और लगभग लक्ष्य जो है वो 2600 के आसपास का रखा हुआ है। तो अमित, सवाल आपसे यही होगा कि एनालिस्ट जो है काफ़ी पॉजिटिव दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन आपका टेक इसके ऊपर, और ग्रोथ के लिहाज से अगर अपैरल से मैं शुरुआत करूं तो इसमें ग्रोथ के क्या मायने हैं फिलहाल? पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने काफी प्लान्ड तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम किया है। पहला जो काम था हमारा, जो कोविड के समय की कॉस्ट को कम करें, तो कॉस्ट का बेस हमने 400 करोड़ रुपए से फंडामेंटली लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कॉस्ट रिडक्शन कर दिया। दूसरा हमारा फोकस था वर्किंग कैपिटल के ऊपर, जो कि हमारा 105-107 दिन चलता था, उसको हमने डिसिप्लिन से, डिफरेंट स्ट्रक्चरिंग से हम उसको 55 दिन पर लेके आए हैं। तो इस तरीके से दोनों से जो काफी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ हुआ और कैश फ्लो जनरेशन हुआ, वो हमने डेट को रिडक्शन करने में लगाया, क्योंकि जो हमारा पहले कोविड के पहले 2400 करोड़ का डेट था, वो अब 31 मार्च 2023 में 700 करोड़ का डेट हो गया। उसके बाद हमने इस साल अप्रैल में अपनी जो FMCG का बिजनेस है वो 2800 करोड़ रुपए में बेचा, और वो नेट ऑफ टैक्स 2200 करोड़ का कैश आने के बाद कंपनी के पास टोटल में जो कैश है वो 1500 करोड़ रुपए का कैश हो जाएगा, जो कि विल बी यूज फॉर ग्रोथ कैपिटल। इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल हो गई, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो गई, हमारा कॉस्ट बेस राइट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम इस कंपनी बिजनेसेस को किस तरफ ले जाते हैं। उस दिशा में हमने एक डीमर्जर सोचा और डीमर्जर का अनाउंसमेंट किया है कि हमारा जो लाइफस्टाइल का बिजनेस है वो हम रेमंड लिमिटेड से डीमर्ज करके रेमंड कंज्यूमर केयर में ले जाते हैं, जिससे कि हमारा प्योर प्ले लाइफस्टाइल का बिजनेस और प्योर प्ले रियल एस्टेट का डेट फ्री बिजनेसेस दोनों बन जाते हैं। और इन दोनों बिजनेसेस में जब डेट फ्री प्योर प्ले लिस्टेड बिजनेस होता है तो हम उसको ग्रोथ दिखाते हैं। अमित, ये बताएं कि रियल एस्टेट को लेकर ग्रोथ स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी? जो चाइना प्लस वन का आज बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिल रही है और स्पेशली हम लोगों को रेमंड को मिल रही है, वो इस तरीके से है कि रेमंड के पास फैब्रिक से लेकर गारमेंटिंग तक की पूरी फैसिलिटी है। एक इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन हम प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को। उसके कारण हमको काफी अच्छा डिमांड मिल रही है। बड़े बड़े कस्टमर्स, नए नए कस्टमर्स हर साल हमारे पास जुड़ रहे हैं। तो उस दिशा में हमने करीब करीब 200 करोड़ का कैपेक्स का प्लान किया है अगले 18 महीने में, जिससे कि हम दुनिया में टॉप 3 सूट मेकर्स इन द वर्ल्ड हो जाएंगे और हम अपनी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 1/3 बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा लाइफस्टाइल में काफी बड़ा ग्रोथ का एक थॉट प्रोसेस है, जो कि मैंने पहले भी बताया कि मिड टीन्स का ग्रोथ अगर हम देखते हैं लाइफस्टाइल बिजनेस में, तो वो इस तरीके से हम अचीव कर पाते हैं ओवर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। दूसरी तरफ अगर रियल एस्टेट की बात करें, तो रियल एस्टेट में जो हमारा प्रोजेक्ट है वो थाने में, हम लोग के पास 100 एकर्स की लैंड है। 40 एकर्स हमने स्टार्ट किया है अभी, जो कि 5.5 मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर कर सकते हैं। और बाकी जो 60 एकड़ लैंड है उसमें पोटेंशियल है करीब करीब 9 मिलियन स्क्वायर फीट का। तो टोटल मिला जुला के अगर आप देखें तो 25,000 करोड़ रुपए का इस थाने की लैंड का पोटेंशियल है ओवर द नेक्स्ट
10 years to deliver. चलिए, तो कुल मिला के अपैरल और रियल एस्टेट को लेकर आपकी ये ट्रैजेक्टरी, लेकिन अमित फेस्टिव सीज़न जो है, त्योहारी मौसम काफ़ी अहम रहता है आपके लिए, और अब सवाल यहाँ पर यही है, लोग खूब खरीदारी करते हैं, आपके टारगेट्स क्या हैं पूरे अपैरल कारोबार को लेकर? एथनिक्स में ख़ास तौर से किस तरह की डिमांड पिकअप या डिमांड में इजाफे की संभावना है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो फेस्टिव सीजन है, हमारे अभी डीलर नेटवर्क में काफी लोग आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि इस साल जो फेस्टिव सीजन है और जो शादी का टाइम है, वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो समर की वेडिंग्स थी वो काफी हद तक शिफ्ट हो गई है विंटर में, बिकॉज वेदर के थोड़े थोड़े चैलेंजेस थे समर में, इसलिए शिफ्ट हो गई है। दूसरी बात, अगर आप देखें तो इस साल ऑलमोस्ट जनवरी से रिटेल थोड़ा स्लो चला है, और कस्टमर के हाथ में पैसा है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कस्टमर जरूर खर्च करेगा, एंड लोगों को चाहिए एक ट्रिगर। एंड एक रिटेल मार्केट में ये मानना है कि फेस्टिवल हो या वेडिंग हो, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है इंडिया में स्पेंडिंग के लिए। तो हम ये मान रहे हैं, और जिस तरीके से हम लोगों को साउंड बाइट्स आ रही है अपने डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी नेटवर्क से, जो करीब करीब 600 शहरों में प्रेजेंट हैं, कि एक बहुत अच्छा डिमांड सिनेरियो देखने को मिलता है ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। जहां तक एथनिक्स का सवाल है, अगर आपकी बात देखें तो एथनिक्स, हम ये आशा करते हैं कि हमारे 70 स्टोर जो अभी तक खुल चुके हैं, उनका सेल्स का पोटेंशियल अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में देखें तो वो पहली बार होगा जब एक स्टोर जो 6 महीने 8 महीने से खुला हुआ है, उसको लोग जान रहे हैं, और उसके बेसिस पे सेल्स देखने को मिलेगा। तो हमारी डिजाइन्स लोगों को पसंद आ रही है, हमारे जो स्कर्ट्स है, कलर कॉम्बिनेशन है, वो काफी अच्छा लग रहा है, और सूट तो शादी के लिए लोग हमारे यहाँ खरीदने आते ही थे, तो ये जो एक्सटेंशन है एथनिक्स का, ये नेचुरल है। इससे हम काफी एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सीजन से हमको पता चलेगा कि हमारा डिजाइन या कलर किस तरीके से वर्कआउट किया। अमित, पिछले दफ़े जब आपसे बात हुई थी तो आपने जो है जो एक्सपेक्टेशंस बताई थी लाइफस्टाइल बिजनेस की, मिड टीन्स ग्रोथ को लेकर 3 से 5 साल में, और हाई 20s ग्रोथ जो है वो आपने रियल एस्टेट बिजनेस में बताई थी। तो जो टारगेट्स आपने हमारे साथ साझा किए थे, क्या आपको भरोसा है कि इन्हें जो है अचीव कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और जैसा कि आपने बताया, ये जो ब्रोकरेज रिपोर्ट, ये बिल्कुल इस बात को व्हाट यू कॉल कंफर्म करती है हमारा थॉट प्रोसेस को। अमित, ये बताएं कि RCCL की रियल एस्टेट बिजनेस की लिस्टिंग को लेकर क्या योजना है? जी, हमने जो डीमर्जर का प्लान है, वो 27 अप्रैल को अनाउंस किया था, और उसके बाद ये प्रोसेस चल रही है, जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी की अप्रूवल है वो आ रही है, और ये पूरे प्रोसेस में करीब करीब 12 महीने लगते हैं, 12 से 14 महीने, और हम वही टाइमलाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमने जब अप्रैल में भी यही बताया था कि अप्रैल मई 2024 में हम कंपनी को लिस्ट कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमारी प्रोसेस है, हमारे पास डिटेल्ड पर चार्ट है, जो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि हम पूरी तरह से ऑन ट्रैक हैं इस चीज को डिलीवर करने के लिए, डीमर्जर के। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी की तमाम योजनाओं को हमारे साथ साझा किया। और हमारे आज के शो के एक्सपर्ट अविनाश कुलक्षकर से भी मैं जुड़ना चाहूँगी, और बात करते हैं रेमंड पर, और जिस तरह से ब्रोकरेज हाउसेस ने जो है टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं। अविनाश, क्या कहेंगे आप? कंपनी की बात सुनी आपने, और साथ ही जेफरीज और MOSL के भी लक्ष्य देखे आपने, क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे लग रहा है कि कविता, देखिए जिस प्रकार से कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल किया है, वर्किंग कैपिटल में भी काफ़ी टाइटनिंग अचीव की है। सबसे बड़ा ट्रिगर तो इनका लाइफस्टाइल बिजनेस का लिस्टिंग होगा, उसके बाद रियल एस्टेट बिजनेस होगा, क्योंकि रियल एस्टेट के बिजनेस में अभी भी हमको लग रहा है कि ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अभी भी यहाँ से ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट कंपनी को मिलेगा, और वैल्यू अपसाइड तो डेफिनेटली इन बिजनेसेस को सेपरेटली लिस्ट करने में मिलेगी। तो मार्केट्स डेफिनेटली इस पॉइंट
से काफ़ी खुश है, सेंटिमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव है और अर्निंग्स ग्रोथ मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 साल के लिए काफ़ी मजबूत रहेगी। तो डेफ़िनेटली कोई अगर गिरावट आती है, करेक्शन आता है, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। मुझे लग रहा है अगले 2 साल रेमंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो गिरावट के किन लेवल्स का इंतज़ार करना चाहिए और 2 साल के नज़रिए के लिए कोई खास टारगेट्स का अप्रॉक्सिमेट नंबर? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगले 2 साल में कविता टारगेट प्राइस देना मुश्किल है, लेकिन आई थिंक कम से कम एटलीस्ट फ्रॉम दीज़ लेवल्स एक 50% अपसाइड कंफर्टेबली पॉसिबल है। काफ़ी कंज़र्वेटिव टारगेट है। हालाँकि शेयर काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन आई थिंक ऐसे कंपनीज़ में जब विजिबिलिटी अर्निंग्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो कम से कम 50-60% अगले 2 साल में कंफर्टेबली स्टॉक प्राइस शुड अचीव। और मुझे लग रहा है कि अगर 10 से 12% होपफुली अगर स्टॉक करेक्ट होता है, क्योंकि हाल ही में स्टॉक बहुत अच्छी तेजी चाल पकड़ी है, तो यहाँ से अगर कोई करेक्शन आता है मार्केट में और 8 से 10% अगर आपको निचले लेवल पे स्टॉक मिलता है, तो आपको ज़रूर इसको थोड़ा-सा एक्यूमुलेट करना चाहिए। आई मीन जो छोटे निवेशक है उनको एसआईपी भी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विजिबिलिटी अगले 2 साल की काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे थोड़ा-सा लंबा नज़रिया आपको बनाने की सलाह दी जा रही है रेमंड में। अविनाश, आप हमारे साथ बने